आज 1 फरवरी 2024 को बजट प्रस्तुत कर दिया गया है। यह एक अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट उस वर्ष प्रस्तुत किया जाता है जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है और इसीलिए जब यह चुनाव 2024 का संपन्न हो जाएगा उस वक्त पुनः एक नया बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो कि एक पूर्ण बजट होगा, फुल बजट होगा। जबकि यह अंतरिम बजट तभी तक के लिए मान्य है जब तक के लिए यह चुनाव पूर्ण नहीं हो जाती है और नई सरकार जब तक चुनकर नहीं आ जाती है। तो चलिए इस वर्ष के बजट के क्यू फीचर्स या समरी को संक्षेप में देखें। ज्ञात हो को इस बार इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत नहीं किया गया है और उसके पीछे जो वजह दिया गया है वह यही है कि जो योजनाएं पहले से ही चली आ रही थी उनमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है और ना ही कोई विशेष प्रकार की नई योजना को ही शामिल किया गया है। यही कारण है कि इस वर्ष 2024 में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके जगह पर एक समरी रूप में कुछ आंकड़ों को समराइज रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब चलिए इस बजट के महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखें। इस बजट में जो पहला क्यू फीचर है वह है विकसित भारत 2047 तक। तो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। ज्ञात हो कि अभी भारत एक विकासशील देश है और यह जो प्रक्रिया है सबका साथ सबका विकास के रूप में किया जाएगा और इसमें एक ट्रिनिटी का जिक्र किया गया है। इस ट्रिनिटी में डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को प्राथमिकता दिया गया है। इन तीनों को ध्यान में रख के, इस ट्रिनिटी को ध्यान में रख के ही विकास किया जाएगा। अगला है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो भी पीपल सेंट्रिक होगा। इसमें जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल, डिजिटल और सोशल तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है और जीएसटी में जो है वाइडनिंग करना है टैक्स बेस को, अर्थात अधिक से अधिक लोगों को जीएसटी देने के लिए बाध्य करना है, उसके बेस को यानी कि संख्या को बढ़ावा देना है। यहाँ पर गिफ्ट सिटी को बढ़ावा देना है। यह गिफ्ट सिटी विदेशों से धन आकर्षित करेगी फाइनेंस के रूप में और अब जो है इन्फ्लेशन को प्रोएक्टिव रूप में, पहले से ही सतर्क रूप में इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट करने की भी आवश्यकता दर्शाई गई है। साथ ही सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेंट बनाया जाएगा इस इकोनॉमिक ग्रोथ में और इस डॉलर जीडीपी ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि इंडिया और जो वर्ल्ड का ग्रोथ है डॉलर के फॉर्म में, तो इंडिया जो है लगातार 3 बार पिछले 10 सालों में 3 बार जो है वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ से नीचे रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा खासतौर से मेंस राइटिंग में। सबसे पहले हेड काउंट रेशियो बिलो पॉवर्टी लाइन का ही दूसरा नाम है, अर्थात बीपीएल लोगों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में यह संख्या 11.3% बताया गया है जो कि 2013-14 में 29.2% था। इस प्रकार जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वह रिड्यूस हो चुका है और इसमें कहा गया है कि 25 करोड़ आबादी को इस बहुआयामी गरीबी से बाहर कर दिया गया है 2022-23 तक। इसके साथ ही डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ का बचत हुआ है। पहले भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे धन जो है बीच में ही प्रशासनिक लोगों के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से उस धन का रिसाव हो जाता था, लेकिन डीबीटी के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। तो आप डीबीटी का लाभ जो है उसमें इस आंकड़े को डाल सकते हैं। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो क्रेडिट दिया गया है वह 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया है और इस तरह से सड़क किनारे लगाने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके उत्थान का यह प्रयास किया गया है। अगला है स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेंड किया गया है, उनके स्किल को डेवलप किया गया है। अब कुछ कंपैरिजन है। आईआईटीज की संख्या 2014 से 2023 तक 16 से 23 हो चुका है, यानी कि 7 यूनिवर्सिटीज बढ़े हैं, 7 आईआईटीज की संख्या बढ़ी है। साथ ही एम्स की बात की जाए तो 7 से 22 हो चुका है 2014 से 22 के बीच और 2014 से 23 के बीच यूनिवर्सिटीज की संख्या 723 से 1113 हो चुकी है। तो कुल मिला के एजुकेशन के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है फार्मर जो कि अन्नदाता है। इस अन्नदाता के लिए पीएम किसान योजना लागू किया गया है। इसमें 11.8 करोड़ किसानों को तो हर साल 6,000 रुपये दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसान शामिल हैं ही और साथ ही 1361 जो मंडीज थी उन्हें ई नाम से जोड़ दिया गया है। अब ई नाम से जब ये मंडियाँ जुड़ जाएंगी तो इन्हें बेहतर प्राइस मिलेगा और इन्हें जो बेचने की में देरी होती थी, इनके फसल सड़ जाते थे, वह समस्या भी काफ़ी हद तक इसका समाधान होगा। और जहाँ तक बात रही एमएसपी की, तो चावल में एमएसपी बढ़ा दिया गया है और जो प्रोक्योरमेंट होगा
वह 38 लाख मीट्रिक टन यानी कि धीरे धीरे चावल जो खरीद रहा है उसकी मात्रा बढ़ रही है, लेकिन गेहूं में अगर देखा जाए तो उसकी मात्रा घट रही है। अगर बात की जाए 2023-24 में टारगेट जो है 262 लाख मीट्रिक टन खरीदने का ही इरादा है सरकार का। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि गेहूं जो है, अभी वैसे भी गेहूं का जो मार्केट प्राइस है वह एमएसपी से काफ़ी अधिक है। इसीलिए सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि इस मात्रा को हम लोग कम कर सकते हैं, और वैसे भी जो किसान हैं उन्हें मार्केट द्वारा ही एमएसपी से अधिक कीमत मिल जा रही है। और एमएसपी का एक जो बड़ा लक्ष्य था वह यही था कि किसानों का आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और कुल मिला के दोगुना 2022 तक करना था, जो कि सरकार असफल रही है। अब नारी शक्ति में महिलाओं के रूप में आप देखें तो जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट है वह 37% हो गया है, जो कि 2017-18 में 23.3% था। तो इस प्रकार कुल मिला के कहा जा सकता है कि 100 महिलाओं में 37 महिला अब काम कर रही है, जो कि 17-18 में 23 महिला ही काम कर रही थी, और यह एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिल रहा था तो 30 करोड़ महिलाओं को यह जो लोन है दिया गया है। और हायर एजुकेशन में बात की जाए तो इनके परसेंटेज में वृद्धि होकर 28% तक चला गया है, जो कि पहले 25% के आसपास हुआ करता था। और स्टेम कोर्सेज में इनकी संख्या 43% हो गई है। तो इस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, इन सब्जेक्ट्स में जो है अब लड़कियां भी दिलचस्पी ले रही हैं। और पहले होता यही था कि महिलाओं को हतोत्साहित किया जाता था साइंस, टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में कहा जाता था कि आपकी समझ उतनी बेहतर नहीं है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकें, और वह धारणा अब टूट रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं। साथ ही 1 करोड़ महिला जो कि 83 लाख एसएचजी से संबंधित हैं, वे लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो कुल मिला के एसएचजी के जो फायदे हैं उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सहकारी रूप से कार्य करके एक साथ सब उन्नति के मार्ग पर बढ़ें, यही एसएचजी का लक्ष्य होता है। और ऐसे में बहुत सारी महिलाएं इसमें अच्छा आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है और सामाजिक राजनीतिक रूप में सशक्त हो रही हैं। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो 2070 तक हम लोगों ने यह कमिटमेंट किया है कि हम नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह नेट जीरो कार्बन तटस्थता की बात की जाती है। साथ में ईंधन ये सब में सीएनजी, पीएनजी, इन सब में जो है फ्यूल ब्लेंड करके हम लोग इसको बढ़ावा देंगे। और रूफटॉप सोलराइजेशन में 300 यूनिट बिजली फ्री पर महीना दिया जाएगा, तो अब इसके क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी। साथ ही ई बसेस, ई व्हीकल्स भी अब इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पर नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की आवश्यकता थी वह अब 43.9% हो चुका है। और पिछले वर्षों से तुलना की जाए 2004 से तो इसमें लगभग 13% की वृद्धि देखी गई है। और इसको लाइट के इफ़िशिएंट यूज के लिए उजाला और उज्ज्वला योजना भी चलाया गया है। अब कुछ डेवलपमेंट की बात कर लें और ख़ासतौर से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह लगातार बढ़ा है और लगभग या 9 लाख से 10 लाख करोड़ के आसपास अब आ चुका है। जबकि पहले भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अधिक होता था और आज भी हो रहा है, लेकिन इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट करके कैपिटल एक्सपेंडिचर में तब्दील करने की आवश्यकता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही विकास का वास्तविक रास्ता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर अधिक होता है तो संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। वहीं बात की जाए एफडीआई इनफ्लो की तो 2014 तक $298 बिलियन आया करता था और अब $596 बिलियन हो चुका है। वहीं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है वह बड़ी है, कार्गो ट्रैफिक हैंडलिंग की जो क्षमता है वह बड़ी है, इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट्स है उसकी जो लेंथ है वह बड़ी है, एयरक्राफ्ट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वह बड़ी है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो है लगभग दोगुना होने वाली है। और एयरपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना भी शुरू किया जा रहा है। इसे शुरू तो 2014 में ही किया गया था, लेकिन उसकी प्रभावशीलता अभी तक बेहतर रूप में दिख नहीं पाई है और इसे फिर से बूस्टअप किया जा रहा है। वहीं हेल्थ क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। पोषण 2.0 के माध्यम से आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण का ध्यान रखा जा रहा है। यूविन पोर्टल के माध्यम से जो इंद्रधनुष योजना है उसका क्रियान्वयन किया जाएगा और आयुष्मान भारत को एक्सटेंड करके आशा कार्यकर्ताओं तक ले जाया जा रहा है। वहीं पर आवास की बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना में तो इसका जो बजट एलोकेशन है लगभग एक बराबर ही है। 79,000 था वह 80,000 के आसपास चला गया है और अभी तक लगभग 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और अगले 5 सालों में और 2 करोड़ का टारगेट रखा गया है।
साथ ही मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक स्कीम लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से मिडिल क्लास फैमिली जो है घर को बाय कर सके। वर्तमान में शहरों में या कई क्षेत्रों में घर की कीमत आसमान छू रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक घर अफोर्ड करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह स्कीम उनके लिए लाभदायक होगी। वहीं पर G20 का बैठक जब हुआ तो भारत में टूरिस्ट के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत के 60 क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर G20 के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अब जो है लक्षद्वीप के विकास के माध्यम से वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल में मालदीव द्वारा चल रहे कंट्रोवर्सी के कारण लक्षद्वीप पर काफ़ी ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं और लक्षद्वीप को इस कदर विकसित करना है कि मालदीव के समान वह पर्यटकों को आकर्षित कर सके। वहीं पर नैनो DAP की बात की जाए, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत को तेल के माध्यम से खाद्यान्न वाले तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बाद। वर्तमान में हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत सारी फसल जो है खेतों से घर लाने के बाद उसको रखने के लिए सही स्थान नहीं होता, गोदाम नहीं होता है, खुले में रख दिया जाता है, अनाज सड़ जाते हैं। तो ऐसे में पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। वहीं पर मत्स्य योजना में इसके एक्सपोर्ट के टारगेट को दुगुना किया गया है। वहीं पर अगर ब्लू रिवोल्यूशन की बात की जाए तो लगभग 300 करोड़ से रकम बढ़ा दी गई है और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम में भी बजट एलोकेशन को बढ़ाया गया है। अब कुछ GDP की बात कर ली जाए तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वह लगभग कभी अधिक कभी कम होता गया है, लेकिन आप औसतन देख सकते हैं कि यह 2% के सीमा तक बना हुआ है, जो कि 2017 में 0.5% तक भी गया है। तो कुल मिला के इस CAD को कम करने की आवश्यकता है ताकि भारत का जो डॉलर है वह बाहर ना जाए। वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर लगातार घटता हुआ दिख रहा है और यह 3.2% के आसपास आ चुका है। और अगर बात की जाए कि 3.2% बेरोजगारी दर का मतलब क्या है, तो लगभग अभी जो भारत का वर्क फोर्स है लगभग 90 करोड़ लोग हैं। 90 करोड़ का आप 3% निकालेंगे तो लगभग 2.7 करोड़ होगा। तो लगभग 3 करोड़ लोग अभी बेरोजगार हैं और इस तरह से अभी भी जो 2.7 करोड़ प्लस दिखा रहा है, यह आंकड़ा बताता है कि इसे भी कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर 2.5 से 3 करोड़ लोग काम नहीं कर रहे हैं, वे काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वे अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे? तो ऐसे में इसको भी समाधान करने की आवश्यकता है। बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिली है कि जो ग्रॉस NPA है, नेट परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती हैं, आप देख सकते हैं कि जब यह सरकार बनी थी तो 2018 तक पीक पर पहुंच गया 11.2% और उसके बाद लगातार घटता अब NPA जो है 3.2% के आसपास आ चुका है। ऐसे में बैंक जो है अब उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ है और बैंक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर बैंक की हालत खराब होती है तो देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बैंक जो है किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है और अगर वह प्रॉब्लम में है तो फाइनेंस सेक्टर पूरी तरीके से प्रॉब्लम में आ जाता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ रही है। अब वह लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ तक पहुंच गई है और आज आप देख सकते हैं कि हर जगह डिजिटल पेमेंट स्वीकार किए जा रहे हैं। आप फ़ोनपे हो, भीम या पेटीएम हो, सारे तरह से ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। इसी में GST कलेक्शन जो मंथली है एवरेज 1.7 लाख करोड़ पहुंच चुका है और अगर बात किया जाए 2018 के आसपास तो यह 1 लाख करोड़ भी नहीं था। तो कुल मिला के GST जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, अप्रत्यक्ष कर है, वह काफ़ी बढ़ा है। अप्रत्यक्ष कर हर व्यक्ति देता है। जैसे आप साबुन खरीद रहे हैं 10 रुपये का, तो उसमें कुछ पैसा सरकार को आप दे रहे हैं। तो कुल मिला के उन सब चीज़ों में अब टैक्स जो है बढ़ा है और अब वह 1.7 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है और इसे और बढ़ावा देने की जो है सरकार की मंशा है। वहीं पर अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन देखें तो वह भी लगभग कंट्रोल में रहा है। जो टारगेट होता है 4 ± 2% का होता है, तो अगर औसतन देखें तो उस टारगेट को वह फुलफिल करते हुए नज़र आ रही है। तो कुल मिला के देश की जो हेल्थ है इकोनॉमी की, वह इस क्षेत्र में लगभग ठीक दिख रही है। कई जगह यह ब्रीच करती है लेकिन RBI उसको कंट्रोल करती है। अब कुछ टैक्स के क्षेत्र में देखें तो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन था वह 3 गुना हो चुका है पिछले 10 साल में। वहीं पर जो रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या थी वह भी 2.4 टाइम्स से बढ़ गया है। लगभग 2.5 गुना संख्या उसकी बढ़ चुकी है। और जो ITR फाइल करते थे, ITR पहले लगभग 93 दिन लगता था उसे हैंडल करने में, अब 10 दिनों में ITR जो दावा किया जाता है उसका निपटान कर दिया जाता है। अब भारत कई चीज़ों को इंपोर्ट करता है विदेशों से, तो इंपोर्ट करने के दौरान उसको क्लियरेंस मिलने में कुछ वक्त लगता था। अब उस वक्त में काफ़ी कटौती की गई है। अगर बात करें इनलैंड कंटेनर की तो
उसके समय में 47% तक कटौती की गई है, एयर कार्गो में 28% की और सी पोर्ट्स में 27% की। यह समय कटौती काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम ही लोग अगर सब्जी बेचना चाहते हैं दूसरे देश में और अगर वह कंटेनर 5 दिन खड़ा रह जाता है, उसे क्लीयरेंस नहीं मिलता है, तो हमारी सब्जियां सड़ जाएंगी। तो इस तरह से सही समय पर कम समय में क्लीयरेंस मिलना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी इंपोर्ट जो है सुलभ होता है। टैक्स रेट में कुछ खासा परिवर्तन नहीं किया गया है, पहले जैसा ही है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है अभी भी 22% रखा गया है और कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक विशेष छूट देते हुए 15% उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं पर 7 लाख के रकम तक आप पर किसी भी तरह का लायबिलिटी नहीं बनता है, आपको टैक्स उस पर देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि बजट में इस बार जो पैसा आने वाला है वह कहाँ से आएगा। तो सबसे बड़ा भारांश जो है इनकम टैक्स का है, जो कि 19% है। और अगर इससे भी बड़ा बात किया जाए तो उधारी का जो पैसा है वह 28% है। तो 1 नंबर हुआ या 2 नंबर यह। लेकिन अगर सोर्स से बात की जाए, जो कि नॉन डेप्ट रिवेन्यू होगा, वह इनकम टैक्स फर्स्ट में आ जाएगा। सेकंड है जीएसटी, थर्ड है कॉरपोरेशन टैक्स और इसके बाद नॉन टैक्स डिफिशिएंट रिसिप्ट्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इसमें जो है अगर बोरोइंग्स को छोड़ दिया जाए तो हमेशा जो टक्कर चलता है इनकम टैक्स या जीएसटी में चलता है। कभी जीएसटी से अधिक कलेक्शन हो जाता है, कभी इनकम टैक्स से अधिक कलेक्शन होता है। इस बार जो है इनकम टैक्स से सर्वाधिक कलेक्शन हो रहा है, अगर बोरोइंग्स को हम लोग छोड़ देते हैं तब। अब बात करते हैं कि यह जो बजट का पैसा है वह जाएगा कहाँ, जितना कलेक्ट हो रहा है सेंटर के पास। तो सबसे अधिक जो है इंटरेस्ट पेमेंट पर और स्टेट के शेयर पर, जो स्टेट टैक्स शेयर है सेंटर पर, उन दोनों में 20-20% है, जो कि दोनों का सेम ही है। तो दोनों को ही 1 नंबर पर रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नंबर जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करते हैं, जिसमें 16% हम लोग जो है खर्च करने वाले हैं। तीसरा में फाइनेंस कमीशन वाले, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और डिफेंस, तीनों में 8-8% हम लोग खर्च करने वाले हैं। उसके बाद सब्सिडी में और उसके बाद पेंशन में, और सबसे आखिरी में अदर एक्सपेंडिचर है जो 9% है। इसमें कई सारे क्षेत्र मिले होंगे, इसीलिए यह जो है 8% वाला 9% से पहले आएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें मिली हैं, मिक्सड हैं 9% में। तो इस बार जो है खर्च जो सबसे अधिक होगा इंटरेस्ट पेमेंट पर और स्टेट के शेयर पर होने वाला है। अब बात करते हैं कि किस मिनिस्ट्री को सबसे अधिक एलोकेशन होगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे अधिक एलोकेशन होता है और यह इस बार 6.2 लाख करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री को मिलने वाला है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, फिर रेलवे, फिर कंज्यूमर अफेयर्स, होम अफेयर्स, इन सबको एक लाइन से मिलता जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बार जो स्कीम्स हैं उनमें क्या कटौती किया गया है, क्या बढ़त दी गई है। तो मनरेगा को 60,000 से बढ़ा के 86,000 करोड़ इस बार कर दिया गया है। आयुष्मान भारत में 7200 से 7500 करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स में भी लगभग 200 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। और वहीं पर सेमी कंडक्टर की बात की जाए तो उसमें 300 करोड़ से भी 3000 करोड़ से भी अधिक बढ़ोतरी की गई है। सोलर पावर ग्रिड तथा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी यह बढ़ोतरी की गई है। लगभग इन दोनों में 2 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। अब बजट के रिसिप्ट्स पर बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है लगभग पिछले 4 सालों में बढ़ती गई हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स जो है इसका कोई खास ग्राफ बन नहीं रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, उस तरह से यह ग्राफ बन रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी एक पैटर्न बन रहा है, यह लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, क्योंकि एक बार बढ़ रहा है तो फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, जबकि इसका इंक्रीजिंग पैटर्न है। तो इस तरह से बजट की महत्वपूर्ण बातें यहीं पर समाप्त होती हैं।